नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस देश के बारे में जिस देश की गलियों में वहाँ के स्कूल के बच्चे स्कूल से निकल कर के सीधे उस देश की संसद में घुस चुके हैं, तमतमाए हुए, आक्रोश से भरे हुए, आंखें गुस्से से लाल लिए हुए सीधे सरकार के पास पहुँच चुके हैं। और जहाँ पर जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ वांटेड जिंदा या मुर्दा के पोस्टर लेकर के सड़कों पर घूम रही है, उस देश के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां पर सरकार के अगेंस्ट कह सकते हैं कि इनाम तक घोषित कर दिया गया है, जहां पर नारे गूंज रहे हैं हर तरफ, प्रधानमंत्री चोर है चोर है चोर है, हमरो नेपाल हमरो प्यारो साथ, युवा हमरो शक्ति हो नेता, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। और सोचिए, ये वही देश है जहां पहले ये कहा जाता था यहाँ की सरकार के द्वारा कि 18 से 25 साल के लड़के लड़कियाँ बस मोबाइल और रील्स में उलझे रहते हैं, और जो युवा है हमारे देश का, ये हमारा भविष्य है, इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इन तमाम ऐप को, इन तमाम प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया अपने देश के अंदर, या फिर बंद कर दिया। जी हाँ, ये देश है नेपाल, और बीते कल के दिन नेपाल के अंदर जो गदर कटा है उसके कहने क्या। आज वही पीढ़ी जिसके ऊपर सरकार ने एलिगेशन लगाया था कि हमारे भारत का युवा इन तमाम प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम खर्च कर रहा है, जाया कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने माइंड के अंदर गंदगी भर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। मैं मानता हूँ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समय सॉफ्ट पॉर्न का हब बन चुके हैं कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ का। खासतौर पर इंस्टाग्राम में क्या परोसा जा रहा है वो आपको अच्छे से मालूम होगा। मैं मानता हूँ कि रील्स के माध्यम से लोगों के हेल्थ के इशू आ रहे हैं, आई साइट काफ़ी अधिक वीक हो रही है, सर्वाइकल की कंडीशंस काफ़ी बढ़ चुके हैं, मतलब केस हमारे भारत के अंदर भी बढ़ चुके हैं। मतलब कि लोग दिन रात बस केवल रील्स को अपना स्क्रॉल करते जा रहे हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं कि हर इंसान में कोई एक जैसा हो। आप सभी जनता को, सभी युवा को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारा युवा ऐसा भी है जो रोजगार प्राप्त कर रहा है। मैं केवल वीडियो के माध्यम से नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो बना के वोट डाल रहा है, वहाँ से अपना व्यू कमा रहा है, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग को ये प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों बिजनेस में एक बहुत बड़ा सहारा भी देता है, और बहुत बड़े युवाओं की शिक्षा में इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही योगदान है, खासतौर पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है। आप सर्च करो, अपना चैप्टर का नाम डालो, सीधे ऑल लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आपके लैंग्वेज के कंपैरेबल आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। आप देखिएगा भाई, आप देखिए CBSE बोर्ड वगैरह जो भी आपके एग्ज़ाम है, जिस भी क्लास के आप चाहो वीडियो प्राप्त कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म सारे खराब नहीं है, और लोग भी सभी एक जैसे नहीं हैं। ये सरकार को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन सरकार ने अचानक क्या करा कि मैक्सिमम के सारे प्लेटफॉर्म को इसने क्या करा, बंद कर दिया अपने देश से। मतलब कि आज वही पीढ़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और इंटरनेट बंद होने के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, नेपाल की सरकार के खिलाफ। सोचिए, आज हम आपको बताएंगे कि किस वजह से 1 लाख से ज़्यादा छात्र सड़कों पर उतरे हैं बीते कल के दिन, और कैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा इस सरकार के द्वारा, और क्यों ये आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो इसकी शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 को। नेपाल की सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया, और इनमें शामिल था आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ट्विटर, रेडिट और टेलीग्राम, और अन्य बहुत सारी ऐप थी। बट ये फेमस ऐप है जिनका मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। भाई, कोई अगर अपने से बात कर रहा है तो कौन से ऐप का प्रयोग करेगा? व्हाट्सअप वीडियो कॉल का इस्तेमाल करेगा। वही आपने कम्युनिकेशन शट डाउन कर दिया। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ेगा? यूट्यूब के माध्यम से अपनी स्टडी करेगा, उसको आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया है। इतने सारे प्लेटफॉर्म ने एक झटके में बंद कर दिए। और सरकार का एक्चुअली पता डर कुछ और ही था। सरकार को डर ये था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सरकार के काले करतूतों को उजागर करते हैं। आप देखिए, जैसे कि पंजाब में जो भी आप हाल देख रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे बहुत ही कम पत्रकार है वहाँ पर। बाकी हमारे भारत देश के अंदर भी काफ़ी सारी न्यूज़ मीडिया बिक चुकी है, गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो चुकी है। जो अपने पर्सनल लेवल पर जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो तो पर हकीकत दिखा रहे हैं कि सोनू सूद जी ने कैसे उनकी हेल्प करी, या फिर अदर लोगों ने कैसे हेल्प करी। वो आपस में ही, जी हाँ, कहते हैं ना, चढ़ती कला का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुके हैं। पंजाब के निवासी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। घर के अंदर जो खाना स्टोरेज है, अपने घर का खाना अपनी चद्दर को काट करके दूसरों को वो दे रहे हैं, बिल्कुल बिंदास। एक पुल लोगों ने मिलकर बना दिया। ना तो वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है तमाम सरदार या फिर पंजाबी, ना वो डिपेंड है राज्य की सरकार के ऊपर, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ भी ना खुद भी काफ़ी हद तक बंधे हुए हैं। क्योंकि 60,000 करोड़ का एक पेंडिंग फंड जो केंद्र सरकार से रिलीज हो रहा था, वो नहीं हो पाया। ये तमाम बातें आपको कैसे चलती पता? क्योंकि गोदी मीडिया इसे दिखाती है, आपको बिल्कुल नहीं दिखाती, और आपको ये तमाम बातें पता नहीं भी चलती फिर। तो इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया। बट यहाँ पर
जो इन्फ्लुएंसर इन प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकार उनके ऊपर एक्शन लेना। भैया आपने क्या कंटेंट डाला था बताओ एक बार, क्या वल्गैरिटी फैला रखी है आप लोगों ने। मतलब कि अपने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को कहने के सॉफ्ट पॉर्न हब बना दिया है। खासतौर पे इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही अलग ही गंदगी चल रही है। अब वहाँ एक्शन लो ना, आप सच्ची आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हो, सोचिए एक बार। अब यहाँ पे सरकार को यही डर है कि पोल पट्टी इनकी खुल जाती है, तो इसलिए एक काम करते हैं कि इनके ऊपर भी हम क्या करते हैं, शिकंजा स्टार्ट कर देते हैं। हमारे भारत के अंदर भी कुछ समय पहले एक ऐसा ही कुछ लॉ लाया जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे कुछ फेमस पत्रकार हैं जिनके सपोर्ट से, या फिर जो हमारे फेमस कह सकते हैं कि लॉयर हैं, उनके सपोर्ट से इस बिल को पास नहीं होने दिया। आप देखिएगा कि जो अजित अंजुम जी हैं, या फिर जो रवीश कुमार हैं, या फिर दूसरे शरद शर्मा जो हैं, या फिर साक्षी जोशी और कुमकुम बिलवाल, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इंडिविजुअल तरीके से हमारे सामने सच्चाई लाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिंदास आपके सामने बिल्कुल जज्बे के साथ बोलते हैं, हल्की सी भी इनकी बातों के अंदर कोई झोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर तमाम यूट्यूब को ही बैन कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सच्चाई अब तक नहीं पहुँच पाएगी। केवल क्या पहुँचेगी आपके पास, पहुँचेगी सच्चाई नहीं, केवल आपको पहुँचेगा एक अंधविश्वास या फिर गलत मैसेज। जैसे आप देखते होंगे कश्मीर फाइल हो गया, हमारे धर्म के बीच में खाई खोद दी इसने। आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ समय पहले बंगाल फाइल आई है, वो भी हमारे बीच में क्या कर रही है, खाई पाटने का प्रयास कर रही है। या फिर जितनी भी फाइल्स बन रही है वो हमारा केवल ब्रेन वॉश कर रही है। आपने देखा होगा केरला फाइल, आपको लगा कि हाँ यार महिलाओं के धर्म परिवर्तन करवाया, बड़े गलत थे वो तो, लेकिन आंकड़ा सच में कुछ और था। लेकिन फिल्म में जो आंकड़ा दिखाया गया वो काफ़ी अधिक था। लेकिन लास्ट वाली सच्चाई जब उस डायरेक्टर के ऊपर केस हुआ तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो मैसेज अब तक नहीं पहुँच पाया होगा, क्योंकि मूवी भी आपका ब्रेन वॉश कर रही है। तो आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना है, क्या सही क्या गलत है। और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग उंगलियों का साइज है, लंबाई है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। और इस समय पंजाब के अंदर जी हाँ जो मस्जिद थी उसके दरवाजे खोल दिए गए, आप यहाँ पे आके रहो। लेकिन पंजाब के अंदर कुछ मंदिर भी ऐसे थे जिनको नहीं खोला गया था उनकी हेल्प के लिए। अब बताओ क्या बोलोगे आप लोग। और मैं केवल एक बात आपसे साफ साफ कह रहा चलो, कभी भी दान करना हो ना, किसी अन्न का दान करना हो तो हमेशा गुरुद्वारे में जाके करो। आपका वो जो अन्न है वो सही जगह इस्तेमाल होगा। केवल अगर आपने मंदिरों में मस्जिदों में पैसा दे दिया तो कभी भी पैसे का दान आपको नहीं करना चाहिए, केवल वस्तु का दान करना चाहिए। मेरा मानना ये है। बाकी वीडियो का दोस्तों कमेंट बॉक्स ओपन, आपको जितना नेगेटिव बोलना है आप बिंदास बोलिएगा। मुझे मालूम है कि इस वीडियो पे कुछ नेगेटिव कमेंट भी आने वाले हैं मेरी इन बातों को सुनने के बाद। जिनकी आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है, वो भी एल्फी के साथ, तो एल्फी चिपक चुकी है स्किन से, पट्टी चिपक चुकी है स्किन से, निकालेंगे दर्द तो होगा। तो आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर घास खाने वाले एनिमल में और फूड खाने वाले इंसान में कुछ तो फ़र्क दिखाई दे। कि कोई भी अगर हमको एक मूवी दिखा देता है, हम बस उस पर बिलीव कर जाते हैं, बस उसके बाद को सच मान लिया। अरे ज़मीनी हकीकत देखिएगा, इस समय युवाओं का आत्महत्या का दर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। महिलाओं के ऊपर जो रेप की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और इस समय भारत का युवा जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो 500 किलोमीटर डिस्टेंस में उसको सेंटर डाला जा रहा है। लड़की सोचिए 500 किलोमीटर डिस्टेंस में एग्ज़ाम देने जा रही है, उसके साथ उसका पेरेंट्स भी जा रहा है। महिलाएं अपने गली मोहल्ले में सिक्योर नहीं है। ये है हमारा अमृतकाल, ये है सबका विकास, और ये हमारी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। पंजाब सोचिए इस बाढ़ की वजह से कितना पीछे आ चुका है। सोचिए इसको रिकवरी करने में कम से कम 8 से 10 साल लगने वाला है अब, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या यही था विकास? सोचिए, जो हमारा अन्नदाता है इस समय अन्न के लिए तरस रहा है। वो तो अलग बात है कि लोगों ने अपनी इंसानियत दिखाई, आपस में एक दूसरे को काफ़ी अधिक सपोर्ट कर रहे हैं। ये होती है चढ़ती कला। चलिए फिलहाल आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। शायद मैं टॉपिक से हल्का सा भटक गया, शायद बहुत भटक गया। सो गाइस, अब क्या हुआ कि सरकार ने 2 सितंबर तक कंपनियों को एक आदेश दिया था कि वो फिलहाल एक काम करे कि हमारी कंट्री के अंदर अपनी ऑफिस ओपन करें, ठीक है, और हमारी सरकार से, नेपाल की सरकार से परमिशन ले, ठीक है। हम उसको परमिशन देंगे तो ही वो ऐप हमारी कंट्री के अंदर चला पाएगा। अब सोचिए, यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी है, फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, इंस्टाग्राम इतनी बड़ी कंपनी है, वो छोटे से देश से परमिशन लेगी। हम ही ले रहे परमिशन, तुम्हें जो करना करो। भाई 195 कंट्री है, एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं चलाना चाहते तो मत चला, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आपके देश के युवाओं को, जो भैया फुल टाइम अपनी स्टडी कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से, अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फ़र्क पड़ेगा आपके बिजनेस को, जो भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वो किसी और कंट्री के अंदर एक्स्ट्रा ऐड सर्व करके वहाँ से रेवेन्यू उठा लेंगे। आप ये सोचिए ना कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या तो आप सच की जो आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास कर रही है नेपाल की सरकार, ये भी हो सकता है। बस फिर क्या था, जैसे ये ऐप तमाम इन्होंने बैन करी तो टिकटॉक और जो वीचैट थे उन्होंने पहले एप्लीकेशन डाल दी, इनको एक्सेप्ट कर लिया नेपाल की सरकार ने। और अब फिलहाल टिकटॉक और जो वीचैट है वो नेपाल के अंदर रन है और काम कर रहा है।
और टिकटॉक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अधिक लाइव स्ट्रीम हुई है। और जो 8 सितंबर को जो युवाओं का जो आंदोलन हुआ है बीते कल के दिन, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इतिहास बन गया। तमाम लाइव स्ट्रीम चली है टिकटॉक पर कि किस तरह से लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ, सड़कों पर उतर आया। 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज से निकल करके सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ उतर आई। नारेबाजी, प्रधानमंत्री चोर है, और 12,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। और जो राष्ट्रपति भवन है यहाँ का, नेपाल का उपराष्ट्रपति निवास जो है और जो प्रधानमंत्री आवास है, इसके आसपास कर्फ्यू लगाया गया था। ये हालत हो गई थी कल नेपाल की, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, आपने जनता को समझा क्या है, कठपुतली जैसा आप इसको नचाओगे वैसे ही नाचेगा। भाई ध्यान रखिएगा, मैं अगेन बोलूँगा कि घास खाने वाले एनिमल में और खाना खाने वाले इंसान में कुछ तो फ़र्क दिखना चाहिए। वो फ़र्क होता है ये कि हमारे पास ये है और हम इसको जितना चाहे विकास कर सकते हैं, इसके अंदर जितनी चाहे हम योग्यता भर सकते हैं। अब हमको अपने माइंड के अंदर गार्बेज भरना है, किसी की कठपुतली बनना है, या फिर खुद हमको अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेना है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आता हूँ फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ। और बीते कल के दिन नेपाल की सरकार ने अपनी सेना को हर गली चौराहे पर तैनात कर दिया कि इनकी आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को आपने दबाना है, कुचलना है, कुचलने का प्रयास करना है। और प्रमुख इलाकों में मार्च तक कराया गया सेना के द्वारा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल थे युवा 12 से 25 साल के, जिनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी, जिनकी बॉडी के अंदर ऊर्जा का संचार काफ़ी अधिक था। और ये तमाम युवा स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल होकर के इस आंदोलन के माध्यम से इन युवाओं ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हम केवल युवा नहीं, हम सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर उपयोगकर्ता नहीं, हम बदलाव के सिपाही हैं। हम युवा चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सरकार आखिरकार किस खेत की मूली है, ठीक है। ये मैं एक हल्का सा लाइन ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअली इस आंदोलन के पीछे और भी काफ़ी सारी अधिक वजह है, केवल ये नहीं कि बस केवल ठीक है इनकी पढ़ाई रुक रही है। असली वजह यह है कि नेपाल में बेरोजगारी दर जो है वो कम से कम 11.4% के आसपास है। इससे अधिक भी शायद ये बेरोजगारी अब पहुँच चुकी होगी। लगभग 2 लाख से अधिक युवा नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं नेपाल के अंदर। तो अगर किसी कंपनी को अगर कोई हायरिंग करनी है, ठीक है, कोई अगर जॉब निकालनी है, वो कहाँ निकालेगा? वो या तो बोलेगा अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, या बोलेगा अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अभी यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना देगा कि मेरी XYZ कंपनी है, मुझे इस प्रकार की एक व्यक्ति की आवश्यकता वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब टास्क रहेगा। ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं रोज़गार देने का भी। आपने बस ये बोल दिया कि बस ये प्लेटफॉर्म सब भैया एक ढाक के 3 पात है, यहाँ बस केवल हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश होता है, सरकार के अगेंस्ट वीडियो बनते हैं, बस ये समझ लिया सरकार ने यहाँ की। एक्चुअली 40% छात्र ना ऑनलाइन क्लास पर निर्भर हैं नेपाल के अंदर, सोचिए। और हमारे इंडिया में भी बहुत बड़ा तबका यहाँ पर ऑनलाइन क्लास पर ही निर्भर होता है। और इंटरनेट बंद होने से क्या हो गया, उनकी पढ़ाई ठप हो गई। सर पर एग्ज़ाम है और उससे चंद दिनों पहले ही आपने सारे सोर्स बच्चों के बंद कर दिए, तो वो सड़कों पर पक्का आएंगे। और छोटे व्यापारी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सामान अपना बेचते हैं, आज भी हमारे भारत देश के अंदर आप देखिएगा बहुत सारी गृहिणी जो घर के अंदर सामान बना करके उसको इन तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने सामान को बेचते हैं, जैसे कि हाथ की बुनाई कर रही है या फिर कोई अपनी अलग आर्ट है इनके पास में। भाई इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको याद होगा अच्छे से कि कोविड के समय पर जिसको पानी उबालना तक नहीं आता था गैस में, कि आखिर मैं गैस कैसे जलाऊँ, लाइटर कैसे जलता है, वो आज अपने हाथों से शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, नान तक बना रहे हैं। बहुत कुछ लोगों ने इससे सीखा भी है, ठीक है। ये एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म भी है। मतलब कि छोटे व्यापारी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सामान बेचते थे, उनका धंधा कम से कम कहूँ तो 80% तक अब घट चुका है इन प्लेटफॉर्म के बंद होने के बाद। और विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों से संपर्क करना अब दुगना महंगा हो चुका है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, व्हाट्सअप कॉल था, सीधे व्हाट्सअप कॉल करिए, अपने उससे बात करिए, बस के अपनी कॉल रख दी। अब नॉर्मल अगर आप कॉल करोगे तो उसका कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, काम इंसान को सोचिए। गरीबी नेपाल के अंदर भी है, 195 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर कंट्री के अंदर को बेरोजगारी मिल सकती है, महंगाई मिल सकती है और गरीबी मिल सकती है। तो यहाँ पर भी गरीबी है। और मीडिया पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। वहाँ पर भी जैसे हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया बिक चुकी है। तुम दिन को अगर रात बोलोगे, गोदी मीडिया रात बोलेगी। सरकार अगर रात को दिन बोलेगा तो वो दिन बोलेगी। ये चलता है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सच्चाई पहुँच पाती है आम जनता तक। आपने वही कम्युनिकेशन, वही सोर्स अब बंद कर दिया है। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि युवाओं का धैर्य जवाब दे गया बीते कल के दिन, और उन्होंने साफ साफ ये बोला कि अब बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, हम तुम्हारी कठपुतली नहीं बन सकते हैं, इसको तुरंत ओपन करो, तमाम जितनी ऐप को आपने बैन किया है। और सरकार ने ये कहा है कि बैन तो भैया तभी हटेगा जब कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोलेंगी,
अपना पंजीकरण करेंगी और शिकायत निवारण एक तंत्र बनाएंगी अलग से, क्योंकि काफ़ी सारी कंप्लेंट आ रही है। सरकार का ये कहना है। भाई टिकटॉक को छूट इसलिए मिल गई क्योंकि टाइम पर उसने क्या करा, अपना तुरंत ऑनलाइन पंजीकरण करवा लिया, अपना छोटा सा ऑफिस वहाँ पे खोल लिया। देखिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को बैन का सामना करना पड़ा क्योंकि इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं डाली, पंजीकरण नहीं कराया। इनको आवश्यकता है भी नहीं, सच कहूँ तो छोटे से देश की। तुम कितना रेवेन्यू दोगे, कितना प्रॉफिट दोगे आप इन सब उसको प्लेटफॉर्म को? चाहिए नहीं इसको। अदर कंट्री है वहाँ ऐड सर्व कर देंगे, मैंने कहा ना कुछ समय पहले यही होगा। पर जनता ये कह रही है कि हम डरेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं, हम कठपुतली बनेंगे नहीं, हम अपनी आवाज़ को और भी अधिक बुलंद करेंगे। और ये आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं रुका, सोशल मीडिया पर इसने आंदोलन ने आग लगा दी। आज अब देखिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हर जगह आपको नेपाल की ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से नेपाल जल रहा है, किस तरह से युवा सड़कों पर उतर आए हैं। और यहाँ पर रिस्टोर आवर इंटरनेट, फ्री स्पीच नाउ और नो टू करप्शन जैसे हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब ट्रेंड कर रहे हैं। आप हैशटैग देखिएगा फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब पे, तो आपको ये सब हैशटैग मिलने वाले हैं। एक्चुअली छात्र ने नेताओं के स्कूल का और जो आम गरीब इंसान है वहाँ के स्कूलों का, जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, उसका कंपैरिजन कर दिया था। ये सबसे बड़ी तस्वीर जो थी ना वो बन के आई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि नेपाल की सरकार तरीके से काम नहीं कर रही है, ये पार्शियलिटी क्यों कर रही है। नेताओं की गाड़ियों और आम जनता की गरीबी की तुलना करके, जी हाँ, एक ग्राफिक साझा किया था यहाँ के युवाओं ने। शायद इसी का खामियाजा सरकार के द्वारा दिया गया है इन युवाओं को, ये भी हो सकता है, या फिर ये हमारा युवा सच का खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन नहीं, सच दोस्तों कुछ समय के लिए परास्त हो सकता है बट हार नहीं सकता है। और भगवान की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है सच की, लेकिन पीसती काफ़ी महीन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और टिकटॉक पर हजारों लाइव स्ट्रीम बीते करके दिन चली है और वैश्विक स्तर पर नेपाल का बोलबाला डंका बहुत अधिक बच चुका है कि यार युवाओं में बहुत अधिक शक्ति होती है, युवा शक्ति चाहे कुछ भी कर सकती है। इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल यह है कि अगर आप हमारे भारत देश के सूचना और प्रसारण मंत्री होते तो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप क्या शिकंजा कसते? क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर भी ना वीडियो के माध्यम से बहुत अधिक वल्गैरिटी सर्व की जा रही है और छोटे बच्चों तक का भी ब्रेन वॉश हो चुका है। सोचिए ना कि वो भी पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका ढूंढ चुके हैं कि बस केवल गंदगी सर्व करो, ठीक है, व्यू कमाओ, लाइक कमाओ और उनका जो ऐप का जो एल्गोरिदम है उससे रेवेन्यू उठा लो। क्योंकि उनका एल्गोरिदम काम करता है केवल व्यू और लाइक पर कि कितने लोगों ने वीडियो देखा, तो पक्का इसमें नॉलेज है तो ठीक है उसको प्रमोट करो, तो वो ऐप उस वीडियो को प्रमोट करती है। और हमारे देश के मैक्सिमम प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों वो इस तरह के कंटेंट से भरे पड़े हैं जो केवल गंदगी फैला रहे हैं। तो अगर आप सूचना और प्रसारण मंत्री होते तो आप क्या एक्शन लेते? या फिर यही सोचते कि ठीक है यार जो चल रहा चलने दो, मैनो की भाई जो देख रहा है उसे देखना है, जिसे सर्व करना है वो सर्व करेगा, यही अमृत काल है। आपको क्या लगता है? या फिर सच में आप भी इन ऐप को बैन करते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर के ऊपर एक्शन लेते कोई लीगल? थिंक अबाउट इट, मंथन करके कमेंट आप मुझको जरूर करिएगा। लेकिन बीते कल के दिन जो नेपाल के अंदर दोस्तों इतना बड़ा जो उग्र आंदोलन हुआ है एक बड़े व्यापक पैमाने पर, तो ये आंदोलन सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि काठमांडू के मेयर जो बालेंद्र शाह है उन्होंने ये बोला कि ये आंदोलन बिल्कुल सही है, युवाओं की जो मांग है, जो डिमांड है बिल्कुल जायज़ है। और राजशाही समर्थकों ने भी इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहीं पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने इसे साफ साफ तानाशाही कहा कि सरकार जो एक्शन कर रही है साफ साफ क्या है, तानाशाही है। और आम नागरिकों ने या फिर पेरेंट्स ने बच्चों के ये तक बोला है टिकटॉक के माध्यम से या फिर अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। सोचिए इतनी बड़ी एकजुटता यहाँ पे देखने को मिली है। जनता की एकजुटता ने ये साबित कर दिया कि मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, जीवन के हक का है। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे युवा अपना भविष्य बना रहे हैं। मैंने कहा ना जिसको पानी उबालना तक नहीं आता था आज वो कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और नान बना रहा है। जी हाँ, कैसे तवे को उल्टा करके नान बनता है या फिर कैसे कुकर के अंदर नान रखा जाता है। कोविड में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अगर ये प्लेटफॉर्म कोविड टाइम पे नहीं होते सोचिए कितना बुरा हाल होता। अब सरकार पर सोशल मीडिया बैन हटाने का दबाव बन चुका है। हर तरफ बच्चों को सपोर्ट मिल रहा था और ये क्या हो गया, ये हिंसा जो भड़की है ना, इसने सरकार की आंखें खोल दी है। और कहते हैं कि जिस सरकार ने अपने बच्चों के दर्द की आवाज़ जिस सरकार को नहीं सुनाई देती है वो सरकार अपने कल का दर्द भी नहीं देख पाती है। अब सरकार को क्या मालूम था कि 2 सितंबर को उन्होंने क्या करा, वन साइड एक्शन लिया, बस ऐप को बस बंद कर दिया। इसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार ने कैसे तगड़ा भुगता कल के दिन हमने अच्छे से देख लिया। जहाँ एक्चुअली संवाद बंद होता है वहाँ लोकतंत्र की सांस भी क्या होती है, थम जाती है।
आप ये सोच रहे हो कि बस आप वन साइड दिखाओगे जनता को, जो आपकी जो कमियां हैं वो दबा दोगे इन तमाम प्लेटफॉर्म को बंद करके, तो ये काफ़ी गलत है। एक्चुअली इंटरनेट का बंद होना सिर्फ नेटवर्क नहीं बंद होता है, उसमें होती हैं उम्मीदें बंद, उसमें सपने और भविष्य भी क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो आप किसी का भविष्य या फिर किसी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं, किसी की उम्मीदें, किसी के सपनों को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया, चाहे वो कोई भी सरकार, किसी देश की सरकार क्यों ना हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। क्या आपको भी लगता है कि सच में 5 उंगलियां बराबर होती हैं? क्या देश का हर युवा बस केवल इसी तरह के कंटेंट को यूज़ करता है, वल्गैरिटी वाले, या फिर सच में इस प्लेटफॉर्म का भी लोग काफ़ी अधिक इससे कुछ सीख करके अपने भविष्य को बना भी चुके हैं? काफ़ी आप देखिएगा टॉपर जो होते हैं, चाहे UPSC हो, SSC या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर किसी अदर फील्ड के टॉप एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे क्यों ना कर रहे हो, पूरा सिलेबस बच्चे ऑनलाइन फ्री क्लासेस से पढ़ करके पूरा सिलेबस पूरा कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से उस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर रहे हैं बिना एक पैसा खर्च किए। थिंक अबाउट इट। अगर मैं दोस्तों गलत हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग डिसलाइक जरूर करिएगा। शायद आपको किसी और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, इस प्लेटफॉर्म या फिर इस तरह के वीडियो की नहीं। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।